नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आप देख रहे हैं हमारा भारत। देश के महानगर भारत का आईना है, तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा में पढ़ाई के लिए छात्रों को दी गई टैब से क्यों है उनके माता पिता परेशान, और कोटा में कौन बढ़ा रहा है छात्रों का हौसला। महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद चुनावी मौसम में महिलाओं और उनके अधिकारों की चर्चा तेज है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के भरोसे खुद को महिलाओं का बड़ा हितैषी होने का दावा कर रही है। वहीं राज्य की कांग्रेस सरकार दावा कर रही है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर कई काम हुए हैं। तो ऐसे में राज्य में अपराध के आंकड़ों और सत्ता में महिलाओं की भागीदारी की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या है महिलाओं की हकीकत। 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी शामिल हुईं। महिलाओं को प्रभावित करने वाले फैसले और योजनाओं की जानकारी देते हुए सरकार की खूब वाहवाही की गई। लेकिन जब सम्मेलन चल रहा था उसी वक्त राजधानी रायपुर में एसपी कार्यालय के नीचे मल्टी लेवल पार्किंग में 3 आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। ये खबर सुर्खियों में थी। रक्षाबंधन के दिन रायपुर में ही 2 सगी बहनों से गैंगरेप किया गया था। आरोपियों में एक बीजेपी नेता का बेटा भी था। 31 जुलाई 2023 को कबीरधाम जिले में एसपी कार्यालय परिसर में एक रेप पीड़िता ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की। शिकायत थी आरोपी धमका रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। विधानसभा में पेश आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2019 से जून 2023 तक राज्य में रेप के कुल 5,909 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 852 मामलों में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये आंकड़े उस राज्य में हैं जहां कानून बनाने वाली विधानसभा में 17.7% महिला सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस ने 12 महिलाओं को टिकट दिया, 10 जीती। बीजेपी ने 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, सिर्फ 1 को जीत मिली। हालांकि 2018 में पार्टी का ऐतिहासिक बुरा प्रदर्शन था, वो 15 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार हो या रमन सिंह की कैबिनेट, कभी 15% से अधिक महिलाओं को एक साथ मौका नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के इतिहास में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने किसी महिला को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। महिला आरक्षण 33% आरक्षण का बिल लोकसभा और राज्यसभा में जो पास हुआ, पूरे भारत देश की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा, ऐतिहासिक पल रहा। लेकिन मुझे हंसी आती है राज्य सरकार के इस बयान पर कि हम महिलाओं के लिए कोई न कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे महिलाएं आगे बढ़े। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बता दीजिए कि महिलाओं के लिए एक योजना आप बता दीजिए कि ऐसी कौन सी योजना आप लेके आए हैं जिससे महिलाएं सशक्त बने, मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने। प्रियंका वाड्रा जी यहाँ पर आती हैं, नौटंकी करके जाती हैं। यहाँ पर महिलाओं से जब वो चर्चा करती है तो प्रदेश की महिलाओं के विषय में कुछ नहीं कहती। महिला आरक्षण आप देखिए, बेवजह अटकलें लगा रहे हैं। कहते हैं कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, फिर करेंगे। दिल्ली अभी बहुत दूर है। अगर इनकी मानसिकता अगर साफ है तो ओबीसी महिलाओं को भी उसमें शामिल करें और तत्काल टोटल सीट में 33% आरक्षण दे दे। आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के लिए काफी जनहितैषी काम किए हैं, चाहे वो नरवा गरवा गुरवा बारी के माध्यम से, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कई लाखों महिलाएं हमारी रोजगार पा रही हैं, आत्मसम्मान से जी पा रही हैं। निश्चित तौर पे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और सुरक्षित हो रही हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को अधिकार दिलाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जनता किसको पास करेगी, किसको फेल, ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही तय करेगा। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। और महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ में महिलाओं की उम्मीद बढ़ी है। विधेयक के लागू होने से 90 में से 30 महिलाएं विधायक होंगी। 11 लोकसभा सांसद में से 4 महिला सांसद होंगी। लेकिन पंचायत स्तर भले ही महिला जनप्रतिनिधि हों, लेकिन उनकी भागीदारी ना के बराबर है। उनके परिवार के पुरुषों ने ही इस पर कब्जा बनाकर रखा हुआ है और यही जमीन पर महिलाओं को अधिकार दिलाने की राह में सबसे बड़ी चुनौती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का हमारे बच्चों, हमारे छात्रों पर कितना गंभीर असर पड़ रहा है, इस पर हम सभी को चर्चा करते रहना चाहिए। कोविड लॉकडाउन ने बच्चों की पढ़ाई को टेक्नोलॉजी पर निर्भर बना दिया था, इसलिए सरकार ने भी पहल कर बच्चों तक टैबलेट्स और कंप्यूटर पहुंचाए। लेकिन हरियाणा की यह खास रिपोर्ट बता रही है कि अब वहां बांटे गए टैब्स का छात्र गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। माता पिता कह रहे हैं कि सरकार ये टैबलेट्स अब वापस ले ले तो बेहतर होगा।
कोरोना संकट के दौरान सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त में टैबलेट बांटे। लक्ष्य था स्कूल बंद होने के बावजूद 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, लेकिन नतीजे उम्मीद से उलट दिख रहे हैं, जिससे बच्चे, परिजन और शिक्षक सब चिंता में हैं। हरियाणा सरकार ने 2022 में 620 करोड़ की लागत से ई अधिगम योजना लागू की थी। इसके तहत राज्य में 10वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्रों को 5 लाख से ज्यादा टैबलेट बांटे गए। इनमें पहले से ही पढ़ाई का सॉफ्टवेयर और विषयों से जुड़ी पाठ्य सामग्री डाली गई और सिम कार्ड के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया गया। 3300 से ज्यादा स्कूलों के 30,000 शिक्षकों को भी ये डिवाइस बांटे गए। ऐसे ही टैब्स को लेकर इन दिनों स्कूली शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूलों में ऑफलाइन क्लास काफी पहले शुरू हो चुकी हैं, लेकिन क्लास में पढ़ाई के दौरान बच्चे टैबलेट्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिक्षकों की शिकायत है कि बच्चे टैब में ऑनलाइन पोर्न साइट से लेकर सोशल मीडिया तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद बच्चों के परिजन इससे परेशान हैं और शिक्षकों से शिकायत कर रहे हैं। सरकार द्वारा बनाई गई यह योजना वैसे तो सराहनीय है, पर यह सहायक सिद्ध न होकर नुकसानदायक हो गई है, क्योंकि बच्चा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में वो चीज़ आ चुकी है जो चीज़ माता पिता आसानी से देते नहीं थे। अब हर बच्चे के पास है, उसमें 2 GB का डाटा है पर डे यूज़ करने के लिए। बच्चा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरी गलत चीज़ों को में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है। ये मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका है कि कई जिलों में ग्राम पंचायतें भी सरकार को लिखित आग्रह कर चुकी हैं कि वो इन टैबलेट्स को वापस लें, लेकिन हर छात्र इनका दुरुपयोग नहीं करता। कई इनका इस्तेमाल पढ़ाई में कर रहे हैं। दिव्यांशी जैसी कई छात्राएं फिर भी इन टैब्स का विरोध कर रही हैं और उनके अपने अपने डर हैं। बच्चे है ना, तो वो फिर दोबारा डलवा लेते हैं कहीं, और इससे अच्छा तो टैब वापस ही ले लो। फ़ायदा भी है इसका, अगर सही ढंग से यूज़ करोगे तो फ़ायदा है, और गलत तरीके से करोगे तो मिसयूज़ है। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर का कहना है कि गरीब बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए ऐसे टैबलेट जरूरी हैं, लेकिन जो बच्चे टैब्स का दुरुपयोग कर रहे हैं उनसे टैब वापस लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। तो ये संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, 1% से भी कम संख्या है, लेकिन फिर भी हमने उस पर संज्ञान लेते हैं। कल हमने बैठक ली थी और हमने निर्णय लिया उस पर, ताकि आगे और बच्चे इस प्रकार का ना करें। तो हमने कहा कि जो भी बच्चा इस प्रकार का करेगा, उस लोग सिस्टम को तोड़ेगा अगर कोई बच्चा, तो हम उससे टैबलेट वापस लेंगे। उधर आम आदमी पार्टी एक अलग ही आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि सस्ते सॉफ्टवेयर वाले ये टैब्स सुरक्षा की दृष्टि से एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदे गए थे। आपको सॉफ्टवेयर खरीदने थे, किसी की कमाई करानी थी, तो आपने अंधाधुंध तरीके से खरीद के बांट दिए। अब उसकी जिम्मेदारी लेने से शिक्षा मंत्री भाग रहे हैं, सरकार भाग रही है। ये सरासर हरियाणा सरकार की शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि अगर कोई वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को देते हैं तो उसमें तमाम सावधानियां बरती गई हैं या नहीं, अच्छे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है। आपका आरोप अपनी जगह है, लेकिन टैबलेट्स का छात्रों द्वारा दुरुपयोग की शिकायत निश्चित ही गंभीर बात है, जिसका असर उनके भविष्य पर पड़ सकता है। कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बच्चों के हाथों में टैब और मोबाइल की सहूलियत उन्हें गलत दिशा पर आगे बढ़ा रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में 13 साल से बच्चे अडल्ट कंटेंट देखने लगते हैं, जो कि उनके मानसिक विकास को दूषित कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि घर और स्कूल में खुलकर बात हो। सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस पर चर्चा पढ़ाई के साथ साथ एक उम्र के बाद दोनों जगहों पर होती रहे तो बच्चों के लिए अच्छा होगा। अब राजस्थान का कोटा, जहां छात्र पढ़ाई के प्रेशर को ना झेल पाने की सूरत में अपनी जान ले रहे हैं। छात्रों के लिए अब पुलिस, प्रशासन और राज्य सरकार साथ खड़े रहने की बात कर रही है। मनोबल ना टूटे इसलिए कुछ छात्रों के माता पिता ने तो कोटा में ही डेरा डाल लिया है। वहीं परमवीर चक्र विजेता छात्रों को ये समझाने के लिए लगे हैं कि सिर्फ अच्छे नंबर मिलने से ही जिंदगी में सफल होने का पैमाना नहीं होता,
कोटा से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। डॉक्टर और इंजीनियर बनने की पढ़ाई के लिए कोचिंग लेने आए बच्चे और उनके माता पिता अब बेचैन होने लगे हैं। कोचिंग संस्थानों में टेस्ट बंद है और इनको लग रहा है कि जब टेस्ट ही नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। आए तो नीट करने हैं, लेकिन नीट की तैयारी तो इससे ही होती जाएगी ना। हमारी बेसमेंट तो इससे ही हो रहा, टेस्ट होते एक महीने का। तो हमारा मतलब अगर इससे हमें मोटिव मिलता था कि हमारे अच्छे नंबर आए तो हम और अच्छी मेहनत करेंगे, और कम नंबर आए तो उससे भी अच्छी मेहनत करेंगे। इसके अनुसार ही हम मतलब ये हमारे अनुसार तो है ही नहीं कि टेस्ट बंद हो। टेस्ट नहीं होंगे तो पता भी नहीं चलेगा, उस हिसाब से पढ़ भी नहीं पाएंगे। और टेस्ट की वजह से क्या पढ़ाई का एक रूटीन बना रहता है, और रूटीन भी नहीं बन रहा अभी इस चक्कर में। अभी टेस्ट नहीं हो रहे तो अभी घर पे कुछ फोर्स होता ही नहीं है पढ़ने का, कुछ भी दिक्कत तो पढ़ाई होती ही नहीं है। टेस्ट हो पहले जैसे तो हमारी मेहनत पहले जैसे हो और हम टेस्ट की तैयारी करें। तनाव और पिछड़ने की डर से बच्चा रास्ता न भटक जाए, इसके लिए कुछ माता पिता भी अपना काम छोड़कर या छुट्टियां लेकर बच्चों के साथ ही कोटा में रह रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के संजीव कुमार भी इन्हीं में से एक हैं। यहाँ डर इस बात का है, जो जितने बच्चे आ रहे हैं वो सभी बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। 80% नहीं पढ़ने वाले हैं और 20% पढ़ने वाले बस। अब वो बच्चा एक दूसरे के सत्संग में खराब हो जा रहा है, पार्क में जाना। दूसरा बात है जो यहाँ नशा पान, इस सब चीज़ के कारण यहाँ पे हम रह करके इसलिए कि केयर करेंगे, और जो दोस्ती होता है बच्चे का आपसी दोस्ती वो सबसे इसको अलग रखे, इसलिए हम यहाँ, इसका डर है। मशहूर कवि और टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा ने भी कोटा में छात्रों से संवाद किया और उन्हें मोटिवेट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बहुत नाजुक उम्र होती है और बच्चों पर समाज का बोझ भी होता है। दुनिया में सफलता का मापदंड सिर्फ पद ही नहीं है। निराश मत होइए, तुलना मत कीजिए प्लीज। और तुलना करनी तो अपने आप से कीजिए ना, कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, कल मुझे क्या होना है। परिपक्व बने। बच्चे हारने न लगें, इसके लिए विजेताओं की भी मदद ली जा रही है। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव समझा रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बने बिना भी जिंदगी को कामयाब बनाया जा सकता है। योद्धा तो वो होता है, आज ये चुनौती है नीट की, इससे फाइट करूंगा। अगर इसमें सक्सेस नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा चीज फाइट करूंगा। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। आप नीट नहीं कर पाए तो सीधा ये बच्चियों का टाइम, आजकल तो जो ना नई अपॉर्चुनिटी खोल दी, एनडीए का एग्जाम दो। उसमें नहीं हुआ, मैंने तो बीएससी करनी है, बीएससी करते करते आपने जो है सीडीएस का एग्जाम दो। कई चांस, कई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोटा में कोचिंग लेने आए बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने या ना बने, विजेता की तरह घर लौटे, इसके लिए हर तरह के प्रयास हो रहे हैं। बच्चों के जान देने से जूझ रहे कोटा में ये प्रयास कई घरों के चिरागों को बुझने से रोकने में कामयाब होंगे, इसकी सबको उम्मीद रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कोचिंग के बाद अच्छे नंबर लाकर आईआईटी और मेडिकल कॉलेज पहुंच जाने का रास्ता इतना आसान भी नहीं रहा है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्शन से ज्यादा एलिमिनेशन की प्रक्रिया बनकर रह गए हैं। इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। साल 2023 में देश के 23 आईआईटी में सिर्फ 17,300 छात्रों का ही दाखिला हो पाया, जबकि आईआईटी एंट्रेंस देने वाले छात्रों की संख्या करीब 1,79,000 थी। वहीं 20 लाख नीट में बैठने वाले छात्रों में से सिर्फ 1,40,000 छात्रों को ही मेडिकल सीट मिली। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में भी आगे है एक हौसले की उड़ान। आप देख रहे हैं हमारा भारत। कहते हैं जज्बा हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं। सहूलियतों के बगैर भी सफलता हासिल हो सकती है और इसे साबित कर दिखाया है प्रयागराज के एक युवक ने। आइए मिलते हैं हौसलों की उड़ान भरने वाले इस शख्स से। अगर कुछ करने का जज्बा हो, उस पर मेहनत से अमल किया जाए और घर वालों का साथ मिले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसकी जीती जागती मिसाल है अहद अहमद,
कुछ साल पहले तक ये प्रयागराज के नवाबगंज थाने के बरई हरक गांव में साइकिल के पंचर बनाने में अपने पिता का और सिलाई में अपनी मां का हाथ बटाते थे। आज वो जज के ओहदे पर हैं। 30 अगस्त को यूपी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती के नतीजे आए तो अहद अहमद का नाम 197 नंबर पर था। अहद को यह कामयाबी पहले ही कोशिश में और बिना किसी कोचिंग के मिली है। खुशी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि सपना था, 4-5 साल का सपना था कि जज बनूं और PCSJ क्वालिफाई करूं और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये है कि परिवार हमेशा मेरा साथ रहा, कंपटीशन कितना भी हो, संघर्ष कितना भी बड़ा हो, हमेशा उन्होंने साथ दिया। अगर उनका साथ ना होता तो शायद ये इम्पॉसिबल होता। 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर अहद ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपने गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय से की, जिसके बाद वो प्रयागराज आए और आगे की पढ़ाई की। माँ बाप ने अपनी तंग हाली में भी सभी बच्चों को अच्छी तालीम दी। अहद के बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और छोटा भाई एक निजी बैंक में ब्रांच मैनेजर है। अपने बच्चों की कामयाबी के लिए पढ़ाई की अहमियत के एहसास इनकी माँ अफसाना अहमद को फिल्म घर द्वार देखकर हुआ, जिसके बाद उन्होंने पति की कमाई में इजाफे के लिए महिलाओं के कपड़े सिलना शुरू कर दी। हम 80 रुपए से सिलाई 40 रुपए से सिलाई शुरू किए थे। उसकी सूट सिलते थे। स्कूल बगल में था, ड्रेस भी मिल जाता था, सब सिलते थे। और गांव के भी सब बहुत दूर दूर से हमारे पास कपड़ा आने लगा। हम सूट खूब सिलने लगे। सिलाई की तो हमारी प्रेरणा आई, हम वही घर द्वार पिक्चर देखे थे। अच्छा। उसी में से। हाँ, अहद के माता पिता ने जिस तरह से उन्हें पाला पोसा, मुफिलसी में जद्दोजहद करके भी आला तालीम और ईमानदारी की नसीहत दी, उसी की बदौलत वो कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचे हैं। जितना गर्व सबको अहद पर है, उतना ही फख्र अहद को अपने माता पिता पर भी है और वो कहते हैं कि हमेशा उनकी दी हुई सीख पर अमल करेंगे। प्रयागराज से नितिन की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध होंगी। नमस्कार।